Good morning all. How are you all? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. How are you, ma'am? I am also fine, beta. Okay. कैसा गया था एग्जाम? अच्छा। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा। लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं है। मार्क्स अच्छे नहीं है बेटा। पता है आपको इस बात का? मार्क्स अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि इट वाज सो इजी ना, ये बहुत इजी एग्जाम था, बहुत इजी था, बहुत सरल था। लेकिन एग्जाम के रिजल्ट के बाद पता चला कि एक्चुअल में आप लोग जिसे इजी समझ रहे थे वो इजी था ही नहीं। आपके मार्क्स जितने होने चाहिए, जिस तरह से आप रिप्लाई कर रहे थे इट वाज सो इजी, इट वाज सो इजी, उस तरह से आपके मार्क्स आए ही नहीं है। रिजल्ट इज नॉट सो गुड। इतना बढ़िया रिजल्ट है ही नहीं। अब पता नहीं आप लोगों ने गड़बड़ कहाँ पे की। मैंने आपको पहले से इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ने हैं। उसके बाद जो उसके ऑप्शन दिए गए वो आराम से पढ़ने, चारों की चारों पढ़ना जरूरी है। और उन आंसर्स के बाद में जब आपको सही आंसर मिल जाता है या आपको पता चलता है कि सही आंसर क्या है, तो वापस उसके ऊपर सोचना है कि ये जो मैं आंसर टिक करने जा रहा हूँ क्या ये आंसर सही है। तो बहुत से लोगों ने पता नहीं इसे फॉलो नहीं किया और उसका रिजल्ट ये आया कि आपकी जो परसेंटेज है वो काफी लो है। बल्कि होना यही चाहिए था कि सभी बच्चों के 30+ तो होने ही चाहिए थे। जिस तरह का आपको लग रहा था कि ये पेपर बहुत इजी है, दैट मीन्स 30+ होना ही चाहिए था। लेकिन 30+ तो क्या, कुछ लोगों के तो 10 तक मार्क्स हैं। 10, 12, 16 ऐसे भी कुछ लोग हैं बीच में, पता है। दैट मीन्स आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, आपने उसे बहुत लाइटली लिया। वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होती है बेटा, वो थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ी सी होच-पोच वाली होती है। देखने में लगता है ऑप्शन को देखे दिस इज द राइट ऑप्शन, लेकिन जब आप मतलब अगर उसको ढंग से सोचें और वापस उसके ऊपर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि विच वन इज द राइट आंसर। वो बाद में पता चलता है। आप एकदम से पहली बार जो आंसर सोचते वो आंसर नहीं होता है उसमें। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। वी होप कि जल्दी से रेगुलर स्कूल खुल जाए। अगर नहीं खुला तो दैट मीन्स अपना अगला एग्जाम भी ऐसे ही जाने वाला है। तो उसके लिए अभी से तैयारी इतनी कर लो कि आप में उतनी पोटेंशियल हो, आप में उतना मतलब अंदर एक पेशेंस हो कि आप उतना जितना टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन भी पढ़िए और उसके ऑप्शंस भी ध्यान से रीड कीजिए, तभी आंसर करना, अदरवाइज नहीं करना है। और सबमिट करने से पहले तो आपको एक बार चेक करना कंपलसरी ही है। भले कुछ हो जाए आपको वो चेक ही करना है। चलिए, जो हो गया उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए मैं आपको ये सब बातें बता रही हूँ ताकि आने वाले समय में इस तरह की गलतियां आप दोबारा रिपीट ना करो। ओके। तो आज का टॉपिक है महान विभूति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद कौन थे बेटा? पे मैम किसी के 30 पे। बेटा ये बात की बात, अब मैं जो उसके बारे में बात करनी थी वो कर चुकी हूँ। है तो है 2-4 के, ज्यादा लोगों के नहीं है, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बारे में मैंने ये पूछा कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कौन थे वही राजेंद्र प्रसाद? मैम वो नेता थे। नहीं आ रही आप लोगों को? नेता तो थे, लेकिन कौन से नेता थे? माई वॉइस इज क्लियर ओनली बेटा। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं आप लेफ्ट कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए बेटा। माई वॉइस इज क्लियर ना? यस मैम। मैम 30 अप के आए। Kavya, this is not the right time. Please leave it now. Leave this topic. I'm not here to disclose the result. मैंने जो आपने गलतियां की हैं उसके बारे में बता रही हूँ, that's it.
बाकी मुझे नहीं बताना किसकी कितने मार्क्स आए, वो आपको वैसे भी आंसर आपका जो रिजल्ट है वो मिल ही जाएगा कुछ ही दिनों में, तो वेट फॉर दैट ओनली। ओके, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़े इसकी बात हो गई। नहीं पता है आपको राजेंद्र प्रसाद कौन थे? लिटरली who was our first president? First president of India, who was? Rajendra Prasad. यस, राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो उसके पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ओहो, आप लोग भूल कैसे जाते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे, ध्यान में नहीं आया इस बार तो। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? Dr. APJ Abdul Kalam. वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, पहले थे ना, और ये प्रधानमंत्री थे पहले। काव्या, यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोग जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, ना ही समझते हैं और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। एग्जाम में भी वैसे हो रहा है, और अभी आप रिप्लाई किए बिना सोचे समझे करते हैं, नहीं होगा। मैम APJ अब्दुल राष्ट्रपति थे। मैम योर वॉइस इज नॉट। हेलो, माय वॉइस इज क्लियर ओनली बेटा। कट करके आएगी ना आप लोग बिना बात के माइक ऑन कर रहे हो। ध्रुवी, योर माइक इज ऑन, प्लीज स्विच ऑफ इट। बिना मतलब कि माइक ऑन करोगे तो होगा ना डिस्टर्बेंस बेटा। आप बोलिए। यस कुसुम, इट इज क्लियर। ये लोग पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं जानबूझकर। आई नो दैट, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे पास फुल है, मेरे को दिख रहा है वहां पे। दैट मीन्स इश्यूज जो है वो मेरी साइड से नहीं, आपकी साइड से हैं। अगर ऐसा आप फेस कर रहे हो तो प्लीज लेफ्ट कीजिए, फिर से इन कीजिए। ओके, तो बताइए फिर पहले प्रधानमंत्री कौन थे? किसी को भी नहीं पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे भाई? पहले हमारे प्रधानमंत्री। तो फिर कैसे भूल जाते हैं बेटा आप लोग? ध्यान रखिए ना इन चीजों का। ये तो जनरल नॉलेज है, ये तो मतलब इतना कॉमन है जो सबको पता ही होना चाहिए। एज अ इंडियन हमें अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपनी इंडिया की ये जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। ध्यान रखिए इन चीजों का बेटा प्लीज। तो आज के लिए पहला काम मैं आपको बता दूं, जो आपको रिटर्न वर्क मिलेगा तो मिलेगा। आज के लिए एक और काम मैं ऐड कर रही हूँ आपके काम में। आपको 1 से लेके 100 तक गिनती हिंदी में याद करनी है, ठीक है? 1 से लेके 100 तक गिनती याद करनी है। बहुत से लोगों को 1 से लेकर, यस बेटा, yes, you can leave the class, then please join again. I think network issue is there. ओके, मैं क्या बोल रही थी? 1 से लेके 100 तक गिनती आपको याद करनी है। वैसे याद है सबको? याद है? आती है 1 से लेके 100 तक गिनती? यस। हाँ, देन 88 को क्या बोलते हैं? 88 को हिंदी में क्या बोलते हैं तो बताइए। 88 को हिंदी में क्या बोलते हैं?
आती है ना आपको, हिंदी में नंबर बोलना आता है ना? बताइए 88 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं आता है बेटा, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड दे रही हूँ। इट इज और 88 बट 28 यस मैम 88 leave it. It is compulsory for everyone. आप लोगों को 1 से लेके 100 तक हिंदी में गिनती आनी चाहिए। बेटा माइक बातें ऑन मत करो। खुशी, ओके, तो ये आपका एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क है। वो आपको ऐसे नहीं मैं कल पूछूंगी या परसों पूछूंगी, नहीं, वो मैं कभी भी आपको, जैसे भी हिंदी की यहाँ पे रीडिंग के लिए आता है तो आपको जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं वो आप इंग्लिश में रीड नहीं करेंगे, आप उनको हिंदी में ही रीड करेंगे। इसके लिए मैं ये काम दे रही हूँ आप लोगों को पहले से ही। महान विभूति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पेज नंबर 43, द ग्रेट पर्सनैलिटी राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में हम जानेंगे कि राजेंद्र प्रसाद कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, कैसे उनकी पर्सनैलिटी थी, कैसा उनका जीवन था, वो किस तरह से एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कैसे कैसे काम किए और कैसा कैसा काम उन्होंने अपने जीवन में किया है। ठीक है, जब वो सिंपल व्यक्ति थे, जब वो एक नॉर्मल इंसान थे, आम नागरिक थे, तब वो कैसा काम करते थे, जब वो राष्ट्रपति बन गए तब उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, वो सारा आज हम इसमें पढ़ेंगे। इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। ये जो चैप्टर दिया गया है इसके थ्रू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, बहुत सारी विशेषताएं थी, तो उन्हीं अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का जो काम किया गया है वो इस पाठ के माध्यम से किया गया है, ताकि हमें पता चले कि राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। सादा जीवन उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल, गंभीर एवं संवेदनशील था। तो राजेंद्र प्रसाद जी किसके ऊपर फोकस करते थे, या उनके जीवन का मूल मंत्र क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, हमें अपने थॉट्स, अपने जो विचार हैं उन्हें ऊंचा रखना है, वो हमेशा ऊंचे विचार होने चाहिए हमारे, लेकिन हमारा पहरावा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन वो हमेशा सिंपल होना चाहिए, ऐसे उनकी मान्यता थी, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। बल्कि उनका राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, राजेंद्र बाबू जो है वो केवल पहरावा ही उनका सादगीपूर्ण नहीं था, केवल वो सिंपल ड्रेसिंग ही नहीं करते थे, बल्कि उनका स्वभाव, उनका नेचर भी अत्यंत कोमल, गंभीर तथा संवेदनशील था। कोमल यानी बहुत पोलाइट, बहुत मीठे वाणी थी उनकी, बहुत कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति थे, गंभीर रहते थे, हमेशा सीरियस रहते थे और संवेदनशील थे। संवेदनशील यानी जो लोग दूसरों के दुख दर्द को अपना मानते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, उन्हें कहा जाता है संवेदनशील होना। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी, उनकी पत्नी भी जो थी वो एक आदर्श भारतीय महिला थी। इसमें प्रस्तुत राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। ये जो पाठ दिया गया है इसमें राजेंद्र बाबू की पर्सनैलिटी के जितने भी गुण हैं वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं, हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे एक सीख लेनी चाहिए। त्याग की सीमा नहीं होती है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। त्याग यानी समर्पण, सैक्रिफाइस, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, हमें हमेशा त्याग और समर्पण के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हमें मौका मिले तो हमें त्याग करने से या समर्पण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जैसे मान लो आप समर्पण का मतलब क्या जानते हो आप, क्या होता है समर्पण?
समर्पण का क्या मतलब होता है बेटा? सब कुछ अर्पण कर देना। सब कुछ नहीं बोल सकते हैं इसको, सब कुछ नहीं। जो मुझसे रिलेटेड है, जो मुझसे संबंधित है, जो मेरा अपना है, मैं उसे दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दूं, दूसरों को समर्पित कर दूं, वो होता है समर्पण। जो मेरा अपना है, मेरा खुद का है, मेरा स्वयं का है, जब मैं वो दूसरे को दे देती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। लेकिन वो सेक्रीफाइस किस चीज का होना चाहिए? अच्छी चीजों का ना। ये नहीं कि मैं अपनी बुराइयों को या बुरी बातों को दूसरों को दे दूं या दूसरों के ऊपर लुटा दूं तो वो सेक्रीफाइस हो गए। नहीं, जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं या अच्छे काम हैं, यदि मैं दूसरों के लिए करती हूँ तो वो कहलाता है सेक्रीफाइस। ठीक है? जैसे मान लो पापा आपको कुछ पैसे देते हैं, है ना, और आप उन पैसों को ले जाके गरीबों को बांट देते हो। पापा ने बोला लो बेटा पैसे लो और गरीबों को बांट दो, तो ये सेक्रीफाइस हुआ? ये सेक्रीफाइस हुआ? यस मैम। कैसे हुआ सेक्रीफाइस? पापा ने तो दिए ही आपको, उनको देने के लिए थे ना, वो सेक्रीफाइस थोड़े ना हुआ। इसमें सेक्रीफाइस कैसे आएगा? आप दूसरों को भले ही पैसे दो, आप तो कमा के लाते नहीं हो ना, आप तो कमा के लाओगे नहीं, आपको मतलब पैसे तो मम्मी या पापा से ही मिलेंगे। वो पैसे अगर दूसरों के काम में देने हैं, दूसरों के भले के लिए देने हैं, तो वो सेक्रीफाइस कैसे कहलाएगा? किस तरह से बन जाएगा वो सेक्रीफाइस? कैसे हो सकता है? सोचिए जरा। आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी, है ना, या फिर कोई चीज लाने के लिए आपको पैसे मिले हैं पापा से या मम्मी से, है ना, और आपको वो चीज बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, या आपको लिटरली वो चाहिए, आपको उसकी बहुत नीड है, या आपको वो बहुत पसंद है, आपको चाहिए चाहिए। लेकिन जब आपको आपके वो पैसे आपके पास आ चुके हैं, आपकी पॉकेट मनी के पैसे समझ लो या आपकी वो चीज खरीदने के पैसे समझ लो, और आपको कोई ऐसा नीडी पीपल मिलता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको सच में उस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो जिससे आपकी नीड उसके लिए इतनी ज्यादा मतलब आपकी नीड उसकी नीड के आगे बहुत कम पड़ जाती है। कोई गरीब, कोई बेसहारा जिसको सच में पैसे की जरूरत है, अगर आप अपनी उस नीड को छोड़ते हुए, जो आपको सच में वो चीज चाहिए थी, मान लो कोई खाने पीने की चीज होगी या कुछ नया कुछ लेने का था, नया बैग लेने का था या नया कुछ और खरीदने का था, साइकिल खरीदने का था या कुछ भी, उसके लिए आपको पैसे मिले, लेकिन आपको कोई नीडी पीपल मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है, सच में जरूरत है, तो वो ऐसे व्यक्ति को यदि आप वो पैसे अपनी चीज ना खरीदते हुए और अपने पापा को ये बोलते हो कोई बात नहीं पापा मैं अपने पुराने बैग से काम चला लूंगा, मम्मा मैं अपने पुराने बैग से ही काम चला लूंगी, तो अभी के लिए ये पैसे जो है मैं वो उस नीडी पीपल को देना चाहती हूँ, उस गरीब को देना चाहती हूँ, तो यदि आप उस समय पे वो पैसा देते हो तो वो सेक्रीफाइस है। अपनी पॉकेट मनी को बचा कर अपने ऊपर खर्च ना करके आप दूसरे को देते हो तो वो सेक्रीफाइस है। ओके, क्या हुआ बेटा? दियांशी बी क्या है ये? समझ में आया सेक्रीफाइस क्या होता है? समझ में आया? यस और नो बेटा? ओके, कौन रीड करेगा अभी? अमी, आप रीड करोगे? अमी? यस मैम। आप रीड करेंगे बेटा? यस मैम। वीडियो ऑन कर सकते हैं बेटा? वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, यस मैम। वीडियो ऑन करके रीड कीजिए। हाँ, कुछ देदीप्यमान, कुछ देदीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का नहीं
समस्त देश का सिरमौर बन जग मन गाते हैं। हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही व्यक्तित्व ही देदीप्यमान नक्षत्र के समान था। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्यत त्यागमय और सादा जीवन यापना करने वाले हो सकता है। इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। राजेंद्र प्रसाद। ओके, Ma'am, can I read? जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस ना बेटा। वेट, आप लोगों में बस यही तो एक कमी है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखो। और नाम नहीं बताते, मे आई रीड। अब मे आई रीड से मैं किसका नाम जानूं ये कौन बोल रहा है ना। जब भी आपको पूछना है तो आप मे आई रीड बोलने के बाद इट अपना नाम लेना है। ओके। कुछ देदीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं बल्कि समस्त देश का सिरमौर बन जगमगाते हैं। देदीप्यमान होता है चमकता दमकता, और नक्षत्र होता है सितारा। कुछ ऐसे चमकते दमकते सितारे होते हैं जो जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं यानी अपने खानदान का ही नहीं बल्कि समस्त सभी पूरे देश का गौरव बनकर, उनका ताज बनकर जगमगाते हैं, उनको रोशन करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही देदीप्यमान नक्षत्र के समान था। हमारे ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे, एक महान हस्ती थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे ऐसे ही चमकते दिमकते सितारे के समान थे जिनके जीवन में सिर्फ उनका ही नहीं उनके खानदान का बल्कि पूरे देश का भी सम्मान बढ़ाया, पूरे देश का गौरव भी बढ़ाया। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है, इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। किसी भी देश का प्रथम नागरिक, ये प्रथम नागरिक कौन होता है पता है आपको? प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? नहीं पता ना? नहीं पता ना बेटा? यस और नो एटलीस्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया कीजिए ना। हाँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया कीजिए ना ताकि मुझे पता रहे, मैं ऐसे पूछती ना रहूं। नो क्वेरीज ना, कुछ नहीं आता है तो उसमें सामने से बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ नहीं आता है। हम नया सीखेंगे ही ना, बल्कि कुछ इसमें क्या हो गया, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है। प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ये सम्मान भी है कि वो देश के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। ठीक है। तो किसी भी देश का प्रथम नागरिक यानी ये राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, राष्ट्र का जो लीडर होता है, वो एक सादा जीवन जीने वाला भी हो सकता है। इसी का प्रत्यक्ष, इसका जो सामने प्रमाण था, एक प्रूफ था, उसके रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा जा सकता है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम नागरिक थे, लेकिन वे सादा जीवन यापन करने वाले भी व्यक्ति थे। पूरा उनका जो जीवन था सादगी से भरा हुआ था। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक प्रूफ है कि किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्रपति देश का ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पूरा जीवन सादा जीवन जीता हो। ओके, किसने पूछा था उस टाइम पे? Who had asked to read? Who had asked? बेटा किसने पूछा था मुझे रीड करने के लिए अभी? यस खुशी, रीड बेटा।
राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर। फिर क्या कहते? बोलो बोलो क्या कहते हैं। इसलिए तो मैंने कहा आपको हिंदी की गिनती याद करनी है। ओके, 1884 इसे कहा जाता है, 1884। ओके मैम। 1884 को बिहार में एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके वीडियो पिता भी ऑन करो बेटा, कृष्णा वीडियो भी ऑन करो बेटा। ओके मैम। यस कंटिन्यू। इनके पिता श्री महादेव साई स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाई के अच्छे जानकार बन गए थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अन्य ही प्राप्त हो गए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने खुशी स्टॉप बेटा, बहुत स्पीड से बोलते हो बेटा, स्टॉप। यस, थोड़ा सा टिक के बोला करो बेटा ना, आप स्पीड में ज्यादा बोल रहे हो। जहाँ पे कोमास आते हैं वहां पे थोड़ा सा रुकना है, पोज लेना है ना, थोड़ा टिक के बोलना है। इतना ज्यादा स्पीड में बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान से बोलना। राजेंद्र प्रसाद का जन्म, जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। और मे आई रीड बोल रहे, नाम नहीं बोल रहे। मैं कितनी बार समझाऊं, कितनी बार समझाऊं मैं? बिना एक्सप्लेन किए आ जाएगा आपको समझ में। फिर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 1884 को। इनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। स्वाध्याय क्या होता है पता है आपको? स्वाध्याय, स्वाध्याय मैम एक्सरसाइज। नो नो नो, इसको देखो ना कौन कौन से शब्द जुड़े हैं इसमें बेटा। स्वाध्याय, मैम एक्टिविटी। मैम एक्टिविटी। नो नो, अरे नहीं, स्व प्लस अध्याय, स्व प्लस अध्याय, उससे बना स्वाध्याय। संधि इसलिए तो पढ़वाई जाती है भाई, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, स्व प्लस अध्याय, तो बना स्वाध्याय। स्व मीन्स अपने आप, अध्याय मीन्स स्टडी, अध्ययन जिसको बोला जाता है। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना। स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी जिसे बोला जाता है। ओके, सेल्फ स्टडी। ओके मैम। मैम स्वाध्याय जो लिखा है ना, उसको गुजराती में एक्सरसाइज को कहते हैं गुजराती में, इसलिए मुझे लगा एक्सरसाइज। ओके बेटा, ओके, बट इट्स नॉट गुजराती ना बेटा, इट्स हिंदी, तो डिफरेंस तो होगा ना मीनिंग में। ओके, तो इनके पिता का नाम था श्री महादेव सहाय और उन्होंने सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय करके, स्वयं अध्ययन करके यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों का अच्छा खासा नॉलेज ग्रहण किया था। उनको अच्छा ज्ञान हो गया था यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों का। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। इन्हीं जानकारी के माध्यम से, इसी नॉलेज के थ्रू वे गरीबों का उचित इलाज भी करते थे और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी बांटते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। मतलब उनको फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी, घुड़सवारी आती थी, हॉर्स राइडिंग जिसे आप बोलते हैं, और साथ में वो कसरत भी किया करते थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। अनायास यानी, अनायास क्या होता है बेटा? अनायास पहले पढ़ा हुआ हमने ये, अनायास, अनायास,
अनायास का मतलब होता है अचानक, अनायास का मतलब होता है अचानक। लेकिन वाक्य के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे, मतलब अपने आप स्वाभाविक तौर पर उनके जो पिता में जो गुण थे वो पुत्र में अपने आप से ही आ गए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनकी माता का नाम था कमलेश्वरी देवी, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बहुत धार्मिक थी वो, धर्म में विश्वास रखने वाली, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाली, पूजा पाठ अर्चना करने वाली, तो ऐसी वो महिला थी। उन्होंने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। तो उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही रामायण और महाभारत की बहुत सारी कहानियां सुना दी थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। स्वतः, स्वतः यानी अपने आप। तो इसी तरह से पुत्र के अंदर उसके माता पिता के सारे गुण जो है वो अपने आप से आ गए थे। परोपकारिता, धर्मशीलता और दूसरों के लिए सेवा भाव, ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारे गुण जो थे पुत्र में भी स्वतः ही चले आए थे, अपने आप से ही चले आए थे। यस बेटा, कौन रीड करेगा? मैम मैं आई। मे आई का नाम? मैम जीत। हाँ, तो बोलना होता है ना, नाम बोलना होता है साथ में। यस बेटा। यस मैम। यस, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो बेटा। मैम मैं स्पीक। यस बेटा, यस यस। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मद्रास जाना प्रारंभ कर दिया। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में पहुंचते तब तक मौलवी साहब को वे पिछले दिन का पढ़ा पाठ सुना चुके होते। उनकी प्रारंभिक परीक्षा छपरा के जिले विद्यालय में हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में प्रश्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। वे बहुभाषी विद्वान थे तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा पर उन्होंने पूर्ण अधिकार था। वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह बोल और लिख सकते थे। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। ओके बेटा। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया। ये मदरसा पता है आपको किसे कहा जाता है? मदरसा, मदरसा पता है आपको किसे कहते हैं? सही है, तो नो इन चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले नहीं पता आप लोगों को। मदरसा शब्द कभी सुना नहीं आप लोगों ने? कभी किसी न्यूज में, कभी किसी सीरियल में, या कभी मतलब किसी फिल्म में? मदरसा ट्राई तो कीजिए। नहीं सुना? ओके। मदरसा होता है बेटा जहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं अपने धर्म गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे नमाज पढ़ना सीखना, उर्दू पढ़ना सीखना, और उनके धर्म से रिलेटेड जो भी उनके रिचुअल है, रीति रिवाज है, उन सब के बारे में जो अलग से पढ़ते हैं, वही जगह होती है मदरसा। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, अलग से अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं ना, उसे कहा जाता है मदरसा। ओके। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना आरंभ कर दिया।
वे केवल 5 वर्ष के ही थे। 5 वर्ष का बच्चा कितना सा होता है ना, उसको तो ढंग से पढ़ना लिखना बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने तो केवल 5 वर्ष की आयु से ही फारसी सीखने के लिए मदरसे में जाना आरंभ कर दिया। और इतने सारा प्रतिभाशाली थे, इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में आते तब तक वे अपने मौलवी साहब को, मौलवी पता है ना जो मुस्लिमों के धर्म गुरु होते हैं, जो उनको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे हमारे पंडित होते हैं ना, वैसे उनके कौन होते हैं, मौलवी। तो मौलाना साहब से, मौलवी साहब से को वो पिछले दिन का पढ़ा हुआ सारा पाठ जो है वो सुना देते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो छपरा के जिला विद्यालय में हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कहाँ गए, कलकत्ता के सबसे बेस्ट, सबसे फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। परास्नातक के ऊपर लिख लीजिए बेटा एमए। एमए को कहा जाता है परास्नातक, ठीक है। वर्ष 1915 में उन्होंने एलई में ये एमए की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। उन्हें फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था, फर्स्ट पोजीशन के लिए। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में परास्नातक के ऊपर एमए लिखना है। एमए, एमए ये डिग्री होती है बेटा, एमए एजुकेशन ना, एजुकेशन का होता है एमए, बीए, एमए, बीएससी ये सब होता है ना। ये परास्नातक जो बोला जाता है वो एमए को बोला जाता है, ठीक है। ओके मैम। तत्पश्चात मीन्स तत्पश्चात, तत्पश्चात का उसके मतलब बाद है यस, उसके बाद जब उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड मेडल हासिल करते हुए ये अपना ये एमए कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में यानी उन्होंने लॉ के फील्ड में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की, इसलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। डॉक्टरेट क्या होता है, पीएचडी। पीएचडी को कहा जाता है डॉक्टरेट, जिसको कहा जाता है पीएचडी, ठीक है। डॉक्टर सिर्फ जो डॉक्टरी काम करते हैं या जो सच में जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं सिर्फ उनके नाम के साथ ही नहीं लगता, बल्कि जो लोग पीएचडी करते हैं उनके नाम के साथ में भी डॉक्टर लगता है। वो डॉक्टर का काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके नाम के साथ में डॉक्टर जुड़ जाता है। वैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपने इसमें लॉ में उन्होंने पीएचडी भी की हुई थी सॉरी। वे बहुभाषी विद्वान थे। बहुभाषी यानी बहुभाषी किसे कहा जाएगा, अलग अलग भाषा जिसे आती हो। बहुत, बहु होता है बहुत, और भाषी मतलब भाषाएं, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं वो है बहुभाषी विद्वान। तो वे बहुभाषी विद्वान थे, उन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। उनकी पूरी कमांड थी। कौन कौन सी लैंग्वेज के ऊपर, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली, ये भाषाएं उन्हें बहुत ही अच्छे से आती थी। वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह होता है बेटा फ्लुएंटली किसी चीज को बोलना, जैसे इंग्लिश को बोला जाता है फ्लुएंटली बोलता है, वो फ्लुएंटली लिखता है, तो इसी को कहा जाता है धारा प्रवाह। तो वे बड़े ही फ्लुएंटली इन सभी भाषाओं को बोल भी सकते थे और लिख भी सकते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, ठीक है। नेक्स्ट कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, नाम नहीं बोलते बस यही है। हरमन यू, यस मैम मैंने नाम बोला। कौन बोल, नाम बोलने से पहले म्यूट कर दिया था ना, नहीं पता चला। यस बेटा, यस बेटा। मैम कैमरा ऑन करो ना। हाँ करना है ना बेटा, कीजिए, ऑन कीजिए। ओके मैम। एक पैरा पढ़ना है जो 3 लाइन है। मैम किया ऑन। हाँ पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा वैसे अभी।
Yes, yes, yes. मैम तत्कालीन प्रचलित Yes, हरमान. परंपरा के, यस मैम रीड कर रहा हूँ। तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुरूप मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया, लेकिन यह विवाह इस अटल साधक के विद्यार्जन में कभी भी बाधक नहीं बना। उनकी पत्नी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हुई। वे निरंतर परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति परोपकारिणी, दया धर्मिणी तथा मैम व्हाट इज दिस आफ्टर तथा कर्तव्यनिष्ठ रही. कर्तव्यनिष्ठ रही। ओके मैम। राजेंद्र बाबू Okay, के बेटा. जीवन पर अनेक Okay, हरमान. Okay, that's all. तत्कालीन यानी उस समय के, उस काल के, उस समय एक प्रचलित परंपरा थी. प्रचलित मतलब उस समय जो चली आ रही परंपरा थी, एक रिचुअल था, एक रिवाज था उस समय का कि छोटे छोटे बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी. 10 से 12 वर्ष उनकी उम्र होती थी, उसी में उनकी शादी कर दी जाती थी. और उसी के अनुरूप 12-13 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद जी की भी शादी हो गई और उनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी. तो राजवंशी देवी के साथ उनका विवाह हो गया, लेकिन यह विवाह इस अटल साधक के विद्यार्जन में कभी भी बाधक नहीं बना. लेकिन ये जो विवाह है उनका, जो छोटी उम्र में विवाह हो जाना, तो उसके कारण अटल साधक मतलब जो स्थिर होता है, जिसका एक टारगेट होता है, जिसका एक एम था लाइफ में कि मुझे आगे पढ़ना है, इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो उनके उस विद्यार्जन में, विद्यार्जन यानी विद्या को ग्रहण करना, विद्यार्जन यानी विद्या को ग्रहण करना, एजुकेशन प्राप्त करना, उसके अंदर वो बाधा बिल्कुल भी नहीं बना, रुकावट बिल्कुल नहीं बना. शादी हो गई, फिर भी उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हुई. उनकी पत्नी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हो गई, मतलब वे उनके पीछे पीछे चलने वाली स्त्री थी. जैसे पति बोलते थे या जैसे उनका पति करता था, वो ठीक वैसा ही किया करती थी. वे निरंतर परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति परोपकारिणी, दया धर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ रही. वे पति ही की भांति, जैसे पति में गुण थे दूसरों की सेवा करना, दूसरों की देखरेख करना, तो वे निरंतर अपने परिवार की देखरेख करती, उनकी सेवा में लीन रहती, दिन रात अपने परिवार के कामों में लगी रहती, अपने परिवार की सेवा में लगी रहती. और पति की ही भांति वो परोपकारी थी, दया धर्मिणी, दया दूसरों के ऊपर दया करने वाली, धर्म को मानने वाली, धर्मिणी मतलब धर्म को मानने वाली, और कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक निभाने वाली स्त्री थी. उनके अंदर भी अपने पति की तरह ये सारे गुण स्वतः ही आए हुए थे. परोपकारिणी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ये सब कुछ उनके अंदर पहले से ही समाहित था. और वो कभी भी अपने पति के आदेश के खिलाफ, उनकी आज्ञा के विपरीत कुछ भी नहीं करती थी. ऐसी थी उनकी पत्नी. क्या नाम था उनकी पत्नी का? क्या नाम था? राजवंशी देवी. राजवंशी देवी. ठीक है, ओके बेटा. अभी आप प्लीज लेफ्ट मत करना, अटेंडेंस लेना बाकी है मेरा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके.